कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स नौ सेट प्रिपरेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो चलिए फर्स्ट MCQ है अपना, ब्लू कलर पाइपलाइंस इन OT इज यूज टू डिलीवर। OT के अंदर, OT मीन्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ब्लू कलर की पाइपलाइंस हमें दिखती है तो वो किस को डिलीवर करने में काम में आती है, यूज टू डिलीवर। ठीक है, ब्लू कलर की जो पाइपलाइंस रहती है उसमें से क्या डिलीवर होता है, ऑक्सीजन, मेडिकल एयर, वैक्यूम या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ब्लू कलर की पाइपलाइन के बारे में पूछा है। अभी अपन बाकी की पाइपलाइंस के बारे में एमसीक्यू देखेंगे क्योंकि एम्स में पूछा जाता है ये एमसीक्यू। वहां पे आपको इमेज दिखाई जाती है और डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सी गैस की सप्लाई यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए, जो ब्लू कलर की जो पाइपलाइंस होती है हमारे ओटी के अंदर, वो किसकी होती है? वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो एमसीक्यू का आंसर क्या रहा आपने? नाइट्रस ऑक्साइड की लाइनिंग रहती है, पाइपलाइन रहती है। अब ये नाइट्रस ऑक्साइड जो मेनली कहाँ पे काम आता है? ये आता है मेनली कहाँ पे? ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर। बाकी के हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर आपको इसकी लाइन नहीं देखने को मिलेगी। मेनली कहाँ रहती है? ऑपरेशन थिएटर में लाइनिंग रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये किसमें काम आती है? एनेस्थेसिया मशीन में डायरेक्ट इसको लगाया जाता है, तो वहां पे इसका रोल रहता है। ठीक है, तो आपको देखो, अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर पूछ ले, सॉरी आपसे आपसे अगर सिलेंडर का पूछ ले नाइट्रस ऑक्साइड का, तो वो भी कैसा रहता है? ब्लू कलर का। और यहाँ पे ब्लू कलर की पाइपलाइन भी आपसे पूछे तो उसमें भी क्या रहेगा? नाइट्रस ऑक्साइड रहता है। नेक्स्ट अगर एमसीक्यू आपसे पूछे, इधर मैं लिख देता हूँ मेडिकल गैसेस, इस साइड में लिख देता हूँ कलर। फर्स्ट वन बात करते हैं ऑक्सीजन की। क्या कलर रहता है इसका? पाइपलाइन का बात कर रहा हूं मैं। तो ऑक्सीजन कलर की जो पाइपलाइन रहती है कैसी रहती है? वाइट। सेकंड बात करते हैं मेडिकल एयर, इसका पाइपलाइन कैसा रहता है? वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स। थर्ड वन रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या कलर रहता है? ग्रे। ठीक है, और फोर्थ वन आप मैंने आपको बताई है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड का कलर क्या रहता है? ब्लूइश। तो ये मेनली अपने पाइपलाइंस वगैरह रहती है। अपने एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट इज पॉजिटिव ड्यू टू इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। ठीक है, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है, जब इंजरी होती है तो इंजरी कौन सी नर्व में इंजरी होगी तो ट्रेंडलनबर्ग जो टेस्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा आपको। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के अंदर, इंफीरियर ग्लूटियल के अंदर, ऑब्टूरेटर के अंदर या फिर टीबियल नर्व के अंदर, कौन सी नर्व के अंदर इंजरी होगी तो वहां पे ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए, जो ट्रेंडलनबर्ग जो टेस्ट होता है ये हमें कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? तो ये देखिए, एक कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं DDH। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो रहता है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाता है।
डज नॉट फॉर्म प्रॉपरली इन टू बेबीज, जिसकी वजह से एक टेस्ट देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट। ध्यान में रखना, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट किसमें देखने को मिलता है, डीडीएच के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं पेशेंट को कि आप अपने एक पैर के ऊपर खड़े रहिए, ठीक है। फिर क्या होता है, यूनिलेटरल weight bearing the pelvis drop toward the unsupported side। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ कि यहाँ पे अपने पास में क्या था, ये एक बच्चा था, ठीक है। इस बच्चे को हमने क्या था, पहले तो इसको नॉर्मल तरीके से दोनों पैरों पे इसको खड़ा करवाया, ठीक है, आराम से खड़ा हो गया। इसका ये क्या है, पेल्विस है। बट हमने क्या बोला इसको कि तुम्हें क्या करना है, अपने एक पैर पे खड़ा होना है, मतलब यूनिलेटरली वेट बियरिंग आपको करना है। तो सपोज इसने अपने एक पैर के ऊपर यहाँ पे क्या हो गया, खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पैर है इसको हमने बोला कि इस वाले पैर के ऊपर वेट बियर मत करो, ठीक है। तो जिस साइड में ये वेट बियर नहीं करता है, ठीक है, उस साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, पेल्विस का टिल्ट देखने को मिलता है। तो इससे आप क्या समझ सकते हो कि जो सपोर्टिव साइड है वहाँ की जो मसल्स है उसके अंदर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं है। तो जो अपोजिट साइड का जो पेल्विस है वो यहाँ पे डाउनवर्ड चला जाता है, ठीक है, इस साइड की मसल्स का वीकनेस होने की वजह से। इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया हिप ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि इसको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से होल्ड नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या रहता है, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी गेट में यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है आपको, ठीक है। अब बात आती है किसकी, अपने आंसर की, कि भाई कौन सी नर्व में इंजरी होगी तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो नर्व का जो डैमेज देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किस किस को सप्लाई करती है, तो ये नर्व सप्लाई करती है मेनली किसको, ग्लूटियल मीडियस एंड ग्लूटियल मिनिमस, ठीक है। तो इन दोनों नर्व को यहाँ पे सप्लाई करती है और यहाँ पे क्या होता है, वीकनेस देखने को मिलती है। तो पेल्विस जब अपन पेशेंट को यूनिलेटरल वेट बियरिंग करवाते हैं तो पेशेंट का वेट कैसा, पेशेंट का जो स्ट्रक्चर है पेल्विस का वो अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, और इसे हम पॉजिटिव मानते हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, ठीक है। बाकी इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ऑप्टोटल नर्व, टिबियल नर्व यहाँ पे डिफॉर्मिटी नहीं होती, किसमें होती है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व यहाँ पे क्या होती है, इंजरी होती है उसके अंदर, वहां पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब देखिए ये दोनों मसल्स है, ग्लूटियल मीडियस एंड ग्लूटियल मिनिमस, तो इसका क्या फंक्शन होता है, तो इसका फंक्शन होता है टू स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेल्विस। अब इन दोनों की यहाँ पे नर्व यहाँ पे डैमेज होगी तो प्रॉपर तरीके से पेल्विस का स्टेबलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और ट्रेंडलनबर्ग साइन जो पेशेंट में है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, तो अब देखिए ये जो टेस्ट मैंने आपको बता रहा हूँ ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, इसके अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे जिस साइड के अंदर ग्लूटियल मसल आपको वीक देखने को मिलेगी उसके अपोजिट साइड का जो पेल्विस है वो यहाँ पे थोड़ा डाउनवर्ड आपको टिल्ट देखने को मिलेगा, जो आपको इस इमेज के अंदर आप आराम से देख पा रहे हो। यहाँ पे पेशेंट को हमने बोला कि आप यूनिलेटरल वेट बियरिंग कीजिए, एक साइड के अंदर अपना वेट बियरिंग कीजिए, एक साइड में आप सपोर्ट रखिए, अपोजिट साइड को आप मतलब हैंग डाउन हैंग करके रखिए। तो इसमें क्या होगा, अपना ग्लूटियल मसल्स यहाँ पे क्या है, वीक है ऑलरेडी, क्योंकि सुपीरियर ग्लूटियल मसल, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व के अंदर क्या देखने को मिली है, आपको इंजरी देखने को मिली है। किसमें इंजरी, इंजरी टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। अब इसके अंदर इंजरी हो जाएगी तो यहाँ पे जो है पेल्विस है वो प्रॉपर तरीके से अपनी स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखा गया है, ड्रॉप ऑफ द पेल्विस
व्हेन लिफ्टिंग लेग अपोजिट टू द वीक। ठीक है, तो अपोजिट कौन, मतलब क्या बताया गया है, लिफ्टिंग लेग अपोजिट टू वीक। तो वीक के अपोजिट में, तो वीक कौन सा था, वीक वाले को अपन लिफ्ट नहीं कर रहे हैं, लिफ्ट किसको कर रहे हैं, वीक के अपोजिट वाले को अपन लिफ्ट कर रहे हैं ना। इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा टिल्ट डाउन हो जाएगा ड्यू टू वीक ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, ग्लूटियस मीडियस मसल का यहाँ पे क्या होगा, वीकनेस देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, वो मैंने आपको बता दिया है कि भाई इस नर्व के अंदर इंजरी हो जाएगी। तो ये होता है क्या, टेंडलनबर्ग साइन या फिर टेंडलनबर्ग टेस्ट। ये क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव माना जाता है इसको। और ये वाला टेस्ट कौन सा है, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए क्लाइंट विद हिप फ्रैक्चर हैज अंडरगोन सर्जरी फॉर इंसर्शन ऑफ ए फीमोरल हेड प्रोस्थेसिस। एक क्लाइंट को हिप फ्रैक्चर हुआ है, अभी वो सर्जरी में ले जाया जा रहा है उसको। किसके लिए सर्जरी, क्या है, फीमोरल हिप हेड प्रोस्थेसिस करेंगे वहां पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड। अब जो कौन सी एक्टिविटीज को जो है वो नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी क्लाइंट को अवॉइड करने के लिए। ऑप्शंस क्या है, क्रॉसिंग द लेग व्हील सिटिंग डाउन, जब वो बैठता है तो लेग को क्रॉस करके बैठे। सिटिंग ऑन द राइज्ड कॉमन सीट, जो कमोड सीट है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई सीट पे बैठे। यूजिंग एबडक्टर स्प्लिंट व्हील लाइंग ऑन द साइड, एबडक्टर स्प्लिंट का यूज करें जब वो साइड लाइन पोजिशन ले। या फिर राइजिंग स्ट्रेट फ्रॉम चेयर टू स्टैंडिंग पोजिशन। कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा, फीमोरल हेड प्रोस्थेसिस उसको लगना है, हिप फ्रैक्चर वहां पे हुआ है, क्या रहेगा अपना आंसर। भाई जो अपन जो प्रोस्थेसिस यहाँ पे जो लगाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, प्रोस्थेसिस हो गया। ये हमारी फीमर बोन हो गई, ये हिप वाले एरिया के अंदर क्या लगा, हमारा प्रोस्थेसिस यहाँ पे लगाया गया है। बस इसको यहाँ से रिमूव होने से प्रिवेंट करना है। तो आप क्या करोगे, क्लाइंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि कौन सी कंडीशन को अवॉइड करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या होता है, एकदम करेक्ट रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है, क्रॉसिंग द लेग्स व्हील सिटिंग डाउन। जब वो बैठता है तो वो अपने लेग्स को क्या करे, क्रॉस करके बैठेगा। अब वो क्रॉस करके बैठेगा तो यहाँ से क्या रहेगा, इसके आउट होने के चांसेस यहाँ पे प्रोस्थेसिस के ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, बजाय अब एक तो देखो इसको स्ट्रेट करके रखेगा, उसमें यहाँ पे प्रोस्थेसिस अंदर रहेगा। बट अगर इसको क्रॉस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट मूवमेंट होगा और वो आउट हो जाएगा अपने प्रोस्थेसिस वाली जगह से। ठीक है, जहाँ पे इम्प्लांट किया गया था इम्प्लांट डिसलोकेट हो जाएगा। तो आपको इसको अवॉइड करना है। तो देखिए नर्सिंग की यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन देना है। तो एमसीक्यू आपको बन सकता है इस लाइन से, जैसे ये एमसीक्यू बना है एम्स के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अवॉइड करना है, किसको करना है, फ्लेक्शन को, एडक्शन को, इंटरनल रोटेशन को। ठीक है, कितने से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा। ना तो फ्लेक्शन करना है, ना एडक्शन करना है, ना इंटरनल रोटेशन करना है। अगर ऐसा करोगे तो इम्प्लांट जो है वो रिमूव या फिर डिसलोकेट हो सकता है। बाकी की कंडीशंस यहाँ पे नॉर्मल है, इसको हम बोलेंगे इस प्रकार से आप कर सकते हो ताकि यहाँ पे डायरेक्ट फ्लेक्शन एडक्शन की कंडीशन यहाँ पे अवॉइड हो रही है। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन अपने करेक्ट है, एक को छोड़ गए तो कौन सा था वो अवॉइड करने का पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्रॉसिंग द लेग्स व्हील सिटिंग डाउन। नेक्स्ट एमसीक्यू, during the primary survey, the nurse identified asymmetric chest wall movement in a patient. प्राइमरी सर्वे कर रही है नर्स और नर्स आइडेंटिफाइड कर रही है कि चेस्ट वॉल के एसिमेट्रिक मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। वॉट इंटरवेंशन शुड द नर्स डू फर्दर। इस कंडीशन में नर्स को जो है वो कौन सा इंटरवेंशन सबसे पहले करेगी, चेक द सेंट्रल पल्स, स्टेबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड, एडमिनिस्टर बैग मास्क वेंटिलेशन विथ 100% ऑक्सीजन। क्या रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पे, क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर। तो देखिए यहाँ पे एसिमेट्रिक चेस्ट वॉल मूवमेंट हो रहे हैं। तो आपको यहाँ से एक बात समझनी होगी कि एसिमेट्रिक चेस्ट वॉल मूवमेंट कौन सी कंडीशन में होते हैं।
तो एक कंडीशन आप सभी ने पढ़ी होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, FLAIL, फ्लैल चेस्ट। ठीक है, फ्लैल चेस्ट के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। तो अब आप अपना आंसर बताइए। अगर अभी भी अगर किसी का गलत हो रहा है तो अपन उसको भी करेक्ट करेंगे। अभी आंसर मैं भी बता दूंगा, बट पहले समझना होगा कि फ्लैल चेस्ट होता क्या है, किस प्रकार से देखने को मिलता है, क्या क्या साइन सिम्टम इसके यहाँ पे मिलते हैं हमें। तो देखिए, फ्लैल चेस्ट को एक प्रकार से हम इमरजेंसी कंडीशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, रिब्स के अंदर फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है। ऐसे नहीं कि भाई केवल एक रिब टूट गई तो फ्लैल चेस्ट हो जाएगा, एक रिब टूटेगी तो फ्लैल चेस्ट नहीं होता है। ठीक है, कितनी रिब्स का यहाँ पे फ्रैक्चर होना जरूरी है? मोर देन 3+ रिब्स। या तो अपन बात कर लें 3 रिब्स का, या फिर 3 या 3 से ज़्यादा रिब्स अगर टूटती है तो वहाँ पे चांसेस होती है कि जो अंदर की एयर है वो बाहर आके इस प्रकार से चेस्ट का इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो एक रिब टूटेगी तो वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वो इतनी डैमेज नहीं होगी। ठीक है, अगर 3 रिब्स या 3 से ज़्यादा रिब्स अगर टूटती है तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लैल चेस्ट की कंडीशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इस प्रकार के अपीयरेंस को क्या बोलेंगे, रिब फ्रैक्चर हो रहा है, मोर देन 3 रिब्स वहाँ पे टूटती है, इसे अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे चेस्ट का जो मूवमेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट। इसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट करते हैं। तो किसके अंदर देखने को मिलता है हमें, फ्लैल चेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे आपको? तो सबसे पहले तो पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग, सेकंड वन पेन देखने को मिलेगा ब्रीथिंग के साथ में। इसके बाद में कफिंग, डिक्रीज, ब्रीथिंग साउंड यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलेगा। और अगर साउंड आता भी है तो किस प्रकार का साउंड आएगा, क्रेपिटस साउंड। तो ये ध्यान में रखना, फ्लैल चेस्ट के अंदर किस प्रकार का साउंड सुनने को मिलेगा आपको, तो क्रेपिटस साउंड सुनने को मिलता है। जिस प्रकार से अस्थमा के अंदर व्हीजिंग साउंड आता है उस प्रकार से क्रेपिटस साउंड सुनने को किसमें मिलेगा, फ्लैल चेस्ट वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, ये तो बात करते हैं अपन कॉमन फीचर्स की। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि भाई और ज्यादा सीवियर कोजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके अलावा देखो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसके साथ में और क्या हो सकता है, साइनोसिस, हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी। हीमोडायनेमिक के अंदर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सारा चीज किसका खेल, किसका यहाँ पे, फ्लैल चेस्ट का है। मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी देखी जाएगी और साइनोसिस भी देखा जाएगा। ठीक है, साथ साथ में पैराडॉक्सिकल, यहाँ पे देखो आपने, यहाँ पे मैंने आपको बताया है एसिमेट्रिक चेस्ट वॉल के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, पैराडॉक्सिकल यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है पेशेंट को। ठीक है, तो अब एज ए नर्स सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले अपन करेंगे कि उसका ब्रीथिंग को अपन किसी ना किसी तरीके से अपन इंप्रूव करें। तो देखिए, सेंट्रल पल्स को चेक करने से ब्रीथिंग यहाँ पे इंप्रूव नहीं हो पाएगी अपनी। स्टेबलाइज सर्वाइकल स्पाइन के अंदर अगर कोई प्रकार का डिफॉर्मिटी होती है तो वहाँ पे फ्लैल चेस्ट नहीं होती है, वो यहाँ पे कंप्लीटली रेस्पिरेशन डिप्रेस हो जाएगा, फ्लैल चेस्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पे गलत है, सेकंड भी गलत है, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द बाउंड। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं ताकि टेंशन न्यूमोथोरेक्स से बचा सके। ठीक है, मगर यहाँ पे फ्लैल चेस्ट हुआ ना कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स, तो अपन ये यहाँ पे प्रिवेंट नहीं मानेंगे करेक्ट। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कर रहे हैं, साथ में क्या दे रहे हैं, 100% O2 दे रहे हैं, जिससे कि उसका साइनोसिस वाली कंडीशन ट्रीट होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यहाँ पे ट्रीट होगी। अब देखिए, फ्लैल चेस्ट के अंदर और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। सपोज कीजिए ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक रिब केज बनाया है। ठीक है, अच्छा नहीं बना मगर आप मानना है कि भाई बहुत अच्छा बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्या है, रिब्स है। ठीक है, मेनली पैर के अंदर रहती है ये। तो फ्रैक्चर कहाँ पे हुआ अपना, फ्रैक्चर हो गया इन नीचे वाली तीनों रिब्स के अंदर। ठीक है, इन रिब्स के अंदर क्या हो गया, फ्रैक्चर देखने को मिल गया। तो देखिए क्या है, यहाँ पे मैं रिब्स नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन
चेस्ट का क्या देखने को मिलेगा, इनवर्ड मूवमेंट। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की स्किन जो है वो कैसी हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिब्स टूट चुकी है। तो यहाँ की जो चेस्ट की जो स्किन है वो यहाँ पे थोड़ा इनवर्ड यहाँ पे मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी आपको, मतलब यहाँ पे गड्ढा सा बन जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, इनहेलेशन की। अब जब वो पेशेंट एक्सेल करेगा तो ये जो है क्या होगा, यहाँ से स्किन ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ठीक है, एक्सेल में जनरली अपना चेस्ट है वो कम होता है, इंस्पिरेशन में अपना चेस्ट साइज बढ़ता है। मगर इस कंडीशन के अंदर फ्लैल चेस्ट के अंदर क्या होगा, जब वो एक्सेल करेगा तो जहाँ से इंजरी है वहाँ का एरिया अंदर की तरफ जाएगा, फिर जब वो इनहेल करेगा तो अंदर की तरफ जाएगा, और एक्सेल करेगा तो आउटवर्ड साइड के अंदर ये हमें इन्फ्लेट होता हुआ दिखाई देगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैल चेस्ट। अब देखिए इसके हम क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट करोगे आप क्या करोगे, डायरेक्ट प्रेशर दोगे। तो डायरेक्ट प्रेशर के लिए क्या आता है, स्प्लिंटिंग आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, स्प्लिंट लगा दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्प्लिंट देने का मतलब क्या है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सपोर्ट लगा देंगे। ठीक है, सपोर्ट की वजह से ये जो इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट है ये यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, और जो जो रिब्स बोन यहाँ पे टूटी थी वो भी यहाँ से हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिब्स की यहाँ पे मेस्टली यहाँ पे अपन देखते हैं ज़्यादा तरीके से सर्जरी नहीं परफॉर्म की जाती है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक इसको हील करने के लिए अपन छोड़ देते हैं, अगर थोड़ा माइनर कंडीशंस वगैरह होती है तो, नहीं तो बाद में स्प्लिंट लगा के लंबे टाइम तक रखा जाता है। तो इस एमसीक्यू का अपना आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए नर्स बिगिंस टू हियर हाई प्रेशर अलार्म in the room of a client requiring respiratory assistance with ventilator। एक क्लाइंट को रेस्पिरेटरी असिस्टेंस लगाया गया है, क्या लगाया गया है, उसको वेंटिलेटर लगाया गया है, वहाँ पे नर्स को क्या सुनाई दे रहा है, हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है। विच इज़ द बेस्ट एक्शन बाय द नर्स। तो इस कंडीशन के अंदर बेस्ट एक्शन क्या रहेगा, देखो वेंटिलेटर से दो तरह के अलार्म सुनने को मिलते हैं आपको, एक होता है लो प्रेशर अलार्म, एक होता है हाई प्रेशर अलार्म। यहाँ पे कौन सा अलार्म आता है, हाई प्रेशर अलार्म आता है। तो एज ए आईसीयू नर्स आप क्या करोगे, वेट एंड अलाउ द क्लाइंट टाइम टू रेगुलेट ब्रीदिंग इन कोऑर्डिनेशन टू द वेंटिलेटर। कि भाई आप वेट करोगे और क्लाइंट को अलाउ करने दोगे कि भाई वो अपने ब्रीथिंग को रेगुलेट करे वेंटिलेटर के साथ में। चेक वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स एंड कनेक्शन, आप वेंटिलेटर की ट्यूबिंग्स को एंड उसके कनेक्शंस को यहाँ पे चेक करोगे। साइलेंस द अलार्म एंड रीस्टार्ट द वेंटिलेटर, आप अलार्म को साइलेंट करोगे फिर वापस से वेंटिलेटर को स्टार्ट करोगे। या फिर लोअर द टाइडल वॉल्यूम बीइंग डिलीवर्ड टू द क्लाइंट, जो क्लाइंट को जो टाइडल वॉल्यूम मिल रही थी उसको आप क्या करोगे, लो कर दोगे। क्या रहेगा अपना आंसर, क्या रहेगा आंसर इसमें, अच्छा एमसीक्यू है। तो देखिए दो तरह के अलार्म सुनने को मिलते हैं। फर्स्ट वन होता है लो प्रेशर अलार्म, सेकंड वन होता है हाई प्रेशर अलार्म। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में सबसे पहला एमसीक्यू क्या बनेगा, सबसे पहला एमसीक्यू बनेगा, नोट डाल रहा हूं मैं इस एमसीक्यू के लिए कि नेवर टर्न ऑफ द अलार्म। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखे आपको कि भाई क्या नहीं करना चाहिए अलार्म आए तो अलार्म को कभी भी बंद नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो पेशेंट की कंडीशंस को आपको बताता है। अगर आपको अलार्म सुनाई दे तो सेकंड एमसीक्यू क्या बनेगा, ऑलवेज असेस पेशेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे अलार्म से पहले, देन अलार्म। ठीक है, जो आपको अलार्म सुनाई दे रहा है अलार्म की तरफ बाद में जाने से पहले आपको सबसे पहले पेशेंट को देखना है कि अलार्म हो किस वजह से रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जाते ही सबसे पहले अलार्म को बंद करो फिर आप देखो कि भाई अलार्म किस वजह से आ रहा है, तो फिर तो पता पता नहीं लगेगा, है ना। इससे पहले पेशेंट को देखोगे, उसके बाद ही आपको क्या पता लगेगा, अलार्म में लाइक ट्यूब किंग हुई है, ट्यूब डिस्कनेक्ट हुई है,
अभी मैं बताऊंगा अभी किस प्रकार का अलार्म आएगा कौन सी कंडीशंस के अंदर। तो ये सबसे पहले तो दोनों एमसीक्यूज आपको ध्यान में रखने हैं, एमसीक्यू बनते हैं इससे। तो देखिए अब बात करते हैं लो प्रेशर अलार्म की। ठीक है, लो प्रेशर अलार्म कौन सी कंडीशन के अंदर आता है। सबसे पहला तो क्या आता है, एयरवे। एयरवे के अंदर किसी प्रकार का गैसेस लीक होना, ऑक्सीजन लीक होना, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को नहीं मिलना। सेकंड वन की बात करूं तो चेस्ट ट्यूब लीक। थर्ड वन बात करूं तो पेशेंट डिसकनेक्शन। एंड फोर्थ वन सर्किट लीक। ठीक है, तो ये सारे इस टाइप की अगर कंडीशंस के अंदर अलार्म कैसा मिलेगा आपको, लो प्रेशर का अलार्म देखने को मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यू आए तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। हाई प्रेशर अलार्म कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो सबसे पहले ये अलार्म हमें देखने को मिलता है पेशेंट बाइटिंग द ट्यूब। पेशेंट अगर ट्यूब को बाइट कर रहा है, किंक, ट्यूब किंक हो गई हो। ठीक है, इसके बाद में एयरवे के अंदर क्या हो गया हो, प्रॉब्लम्स आ गई हो। एग्जाम्पल सिक्रेशंस ज़्यादा हो गए हो। ठीक है, म्यूकस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल गया हो। वाटर इन सर्किट, जो वेंटिलेटर जो सर्किट रहता है उसके अंदर वाटर चला गया हो। इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है आपको, कफिंग। पेशेंट है वो कफिंग कर रहा हो, तो इस कंडीशन के अंदर अलार्म जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, हाई प्रेशर अलार्म मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलार्म मिल रहा है आपको, हाई प्रेशर अलार्म मिल रहा है। तो आप क्या करोगे एज ए नर्स, आपका फर्स्ट एक्शन आपका क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चेक वेंटिलेटर ट्यूबिंग एंड कनेक्शन। वेंटिलेटर की एक तो ट्यूबिंग देखोगे, दूसरा आप पेशेंट से उसके कनेक्शंस देखोगे कि एयरवे के अंदर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो ना होगा। आपने ईटी ट्यूब से वो कनेक्ट किया है, तो पेशेंट ने अगर ईटी ट्यूब बाइट कर लिए तो इस प्रकार से ऑक्सीजन जाएगी उसके अंदर। तो ये दोनों अलार्म यहाँ पे सुनने को मिलते हैं। A community health nurse is conducting an immunization clinic for a group of school age children. एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो कंडक्ट कर रही है क्या, इम्यूनाइजेशन क्लिनिक, किसके लिए, स्कूल एज के बच्चों के लिए। वन चाइल्ड रिपोर्ट हैविंग सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू एग इन पास्ट। उसमें से एक बच्चा रिपोर्ट कर रहा है कि उसको जो है एग से एलर्जी हो रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी अप्रोच्ड विथ कॉशन इन दिस चाइल्ड। तो कौन सी ऐसी वैक्सीन को अप्रोच करना होगा हमें विथ कॉशन, कि भाई जिन बच्चों के अंदर एग से एलर्जी होती है तो कौन सी वैक्सीन को हमें अवॉइड करना होगा। मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन, एमएमआर की वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, टेटनस डिप्थीरिया, सेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन, टी डेप, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो कौन सी वैक्सीन को एग एलर्जी के अंदर कॉशन के साथ में देनी होगी या फिर नहीं देनी है। क्या रहेगा अपना आंसर इसके अंदर। तो देखिए ऐसी वैक्सीन को अवॉइड करनी है जिसके अंदर क्या देखने को मिले आपको, एग प्रोटीन। तो कौन सी वैक्सीन के अंदर एग प्रोटीन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर वन एमएमआर। ठीक है, एमएमआर की जो वैक्सीन होती है वो किससे बनी होती है, इसके अंदर क्या रहता है साथ साथ में, चिक एम्ब्रियो के यहाँ पे क्या एग प्रोटीन यहाँ पे बनी हुई रहती है, मिक्स रहती है इसके साथ में। इसलिए जिन्हें एग से एलर्जी है उनको ये वैक्सीन विथ कॉशनली हमें यूज में लेनी होगी। बाकी की जो वैक्सीन है उनको हम आराम से ले सकते हैं। ठीक है, बट एमएमआर की वैक्सीन को यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशनली हमें बच्चे को प्रोवाइड करवानी होगी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, डिसेबिलिटी लिमिटेशन इज ए मोड ऑफ इंटरवेंशन फॉर। ठीक है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन है वो कौन से मोड का इंटरवेंशन है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन का, प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी प्रिवेंशन का, या फिर टर्सरी प्रिवेंशन का।
क्या रहेगा आंसर यहाँ पे? डिसेबिलिटी लिमिटेशन करना है तो कौन से मोड में इंटरवेंशन करेंगे? प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ये तो एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए किसी के भी। तो देखिए, डिसेबिलिटी का जो लिमिटेशन है वो किस में करते हैं अपन? टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर। टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर हम क्या करते हैं? डिसेबिलिटी का लिमिटेशन करते हैं। तो प्राइमरी के अंदर क्या करते हैं? तो प्राइमरी लेवल के अंदर क्या करते हैं? हेल्थ प्रमोशन, एंड एजुकेशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो इस प्रकार के जितने भी इंटरवेंशन आए किसके अंदर आएंगे? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एंड टर्सरी प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है? डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो तीनों ही एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है, आगे भी पूछेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, इनके एग्जाम्पल से भी बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। तो एग्जाम्पल्स भी अपने हिसाब से आप देखोगे कि भाई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप लोगों को एजुकेट कर सको, या फिर यहाँ पे किसी न किसी प्रकार का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ले रहे हो, तो वो कौन सा हो गया? प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी के अंदर जल्दी उसका डायग्नोसिस कर रहे हो, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह सारा किसके अंदर आ जाएगा? अपना डायग्नोसिस के अंदर आ जाएगा। और डायग्नोसिस जल्दी होगा तो उसका क्या होगा? जल्दी ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट भी अगर डिले हो गया तो लास्ट में क्या बचता है? प्रॉब्लम डिसेबिलिटी तक पहुंच गई है। ठीक है, तो अभी क्या होगा? डिसेबिलिटी जितनी हुई है उतनी पे लिमिट करेंगे, और लिमिट करने के बाद में जितना बॉडी बचा है पेशेंट का, जितना तरीके से अच्छे काम उससे अपन निकलवाएंगे कि भाई जो बॉडी पेशेंट की बची हुई है उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए। रिहेबिलिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि भाई वो अपना लाइफ स्टाइल ही जी पाए अच्छे से, वो रोजमर्रा के काम भी जाना शुरू करे वापस, वो वहां तक रिहेबिलिटेशन का कॉन्सेप्ट रहता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। ए विलेज अफेक्टेड विथ epidemic of cholera, what is the first step which should be taken in village to decrease the death ड्यू टू कोलेरा? एक विलेज के अंदर कोलेरा की एपिडेमिक हुई है, आप एज ए नर्स आप क्या फर्स्ट स्टेप लोगे? आपको मेनली क्या करना है? डेथ को डिक्रीज करना है। तो ऐसा क्या स्टेप लोगे आप जो वो कोलेरा से होने वाली डेथ को कम करे? प्राइमरी कीमोप्रोफाइलेक्सिस दोगे, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ट्रीट एवरीवन इन द विलेज विद टेट्रासाइक्लिन, या फिर कोलेरा वैक्सीनेशन टू ऑल इंडिविजुअल्स। सारे ऑप्शन ही अच्छे हैं, सभी करते हैं अपन कोलेरा के अंदर, बट ऐसा क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप का पूछा आपसे, क्या करोगे? मेनली आपको किसको रोकना है? डेथ को रोकना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? तो देखिए, आंसर पे बात करने से पहले थोड़ा अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कोलेरा के बारे में। कोलेरा से क्या क्या एमसीक्यू बन सकते हैं अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू से देखेंगे, बाकी ऐसे कंप्लीट कोलेरा में नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला एमसीक्यू बनेगा, किससे बनेगा? कि कोलेरा जो क्या होता है, ये एक कंटाजियस प्रॉब्लम होती है, मतलब स्प्रेड होती है 1% टू अनदर पर्सन। इसके अंदर होता क्या है? तो सीवियर गैस्ट्रोएंटराइटिस, सीवियर गैस्ट्रोएंटराइटिस यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड यहाँ पे डायरिया देखने को मिलता है, वोमिटिंग होती है पेशेंट को। ठीक है, ड्यू टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा इसका क्या रहता है? पॉजिटिव एजेंट रहता है। ये किस प्रकार का होता है? ग्राम नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिलता है। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या आती है पेशेंट को? तो सबसे पहले इसका बात कर लेते हैं, ट्रांसमिशन किस प्रकार से फैलता है? तो
फीको ओरल रूट। अब हम बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड से। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है तो 28 से लेके 48 आवर्स तक क्या रहता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। और इसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है आपको। कॉम्प्लिकेशन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अगर होगा, ट्रीट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 4 to 12 आवर के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। एंड 18 आवर्स तक क्या हो जाएगी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये बात होगी क्या, कॉम्प्लिकेशन की। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रीनल फेलियर। इसके बाद में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसका हाइपोकैलेमिया। क्या होगा यहाँ पे, हाइपोकैलेमिया हो रहा है यहाँ पे, साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोफाउंड डायरिया हो रहा है, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे कंटिन्यूस डायरिया होता रहता है। तो एक कंडीशन आती है यहाँ पे जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, कब बताया, जब लंबे टाइम तक डायरिया होगा तब। और यहाँ पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है लास्ट में, चिल्ड्रंस के अंदर क्या हो सकता है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्यों होगा, क्योंकि वॉमिटिंग होगी। वॉमिटिंग होगी तो बच्चे क्या कर जाएंगे, एस्पिरेशन कर जाएंगे, जिससे कि न्यूमोनिया हो सकता है। तो ये सारी क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, किसकी, कोलेरा की। अभी मैं बताऊंगा क्या आपको, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, साइन एंड सिम्टम्स का मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोफाउंड आपको डायरिया देखने को मिलता है। कलर क्या रहता है, ग्रे क्लाउडी, या फिर आप कह सकते हो राइस वाटर। राइस वाटर स्टूल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और प्रोफाउंड डायरिया कितना, लॉस ऑफ 1 लीटर ऑफ फ्लूइड पर आर इन सीवियर केसेस। अगर कोलेरा का सीवियर केस हो जाए तो वहां पे क्या देखने को मिले, 1 घंटे के अंदर 1 लीटर तक फ्लूइड है वो यहाँ पे डायरिया के साथ में हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। और अगर इस इतना अगर फ्लूइड बाहर जाएगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, और पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, रीनल फेलियर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह हो जाएगा। तो ये तो बात हुई कॉम्प्लिकेशंस की। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सीवियर वोमिटिंग। वॉमिटिंग होगी तो एब्डोमिनल आपको साउंड सुनने को मिलेंगे। कौन से साउंड आते हैं यहाँ पे, बोर्बोरिगमस। ठीक है, बोर्बोरिगमस साउंड सुनने को मिलेंगे आपको, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, पेशेंट को क्या हो गया, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से क्या देखने को मिलेगा, थ्रस्ट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टैकिपनिया, ओलिगोयूरिया, हॉर्स वॉइस। ये सारे यहाँ पे क्या सिम्टम्स आएंगे पेशेंट के अंदर। लास्ट में अल्टर्ड मेंटल कंफ्यूजन। ठीक है, मेंटल कंफ्यूजन यहाँ पे क्या, अल्टर्ड लेवल ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाएगी पेशेंट को, एलओसी, लेवल ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पे क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी। इसके हमें देखिए आपको क्या करना है, इसको ट्रीट भी तो करना है। तो ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करोगे, डॉक्सीसाइक्लिन दोगे, किसके लिए, एडल्ट के लिए। एजिथ्रोमाइसिन दोगे आप किसको, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट लेडी के लिए। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बच्चों, ध्यान में रखना।
ओरल एंटीबायोटिक यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट को यहाँ पे आपको शुरू करना है, ताकि जो डिजीज का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाए। एंटीबायोटिक यूज होते हैं क्योंकि बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, इसलिए। लैब रिजल्ट आप करवा सकते हो। लैब रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज हीमेटोक्रिट लेवल। जब फ्लूइड वॉल्यूम की कमी होती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, हीमेटोक्रिट का लेवल बढ़ जाता है। हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया, ठीक है, मैग्नीशियम का लेवल भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और यहाँ पे आप किस प्रकार से टेस्ट कर सकते हो, तो डिपस्टिक टेस्ट। डिपस्टिक टेस्ट यहाँ भी अपन परफॉर्म कर सकते हैं कोलेरा के अंदर, ठीक है। इससे क्या होगा, रैपिड कंफर्मेशन मिलेगा हमने स्टूल सैंपल लेके। और हमें ये कब करना चाहिए, विदाउट एंटी माइक्रोबायल थेरेपी के। एंटीबायोटिक देने से पहले हमें टेस्ट करना होगा, तभी अपन ये पता लगा पाएंगे, नहीं तो फिर एंटीबायोटिक शुरू करने के बाद तो ये माइक्रोबायल आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पे एरर बताएगा। और देखो आपको क्या करना है ट्रीटमेंट में, बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, साथ में आपको क्या देना है, जिंक सप्लीमेंट प्रोवाइड करना होता है, ताकि क्या हो, सीवियरिटी ऑफ डिजीज कम की जा सके। इसके साथ में वैक्सीन्स, वैक्सीन्स है कोलेरा की, कौन कौन सी है, क्या नाम है, ड्यूकोरल, शैंकोल और वैक्सकोरा, ठीक है। 3 यहाँ पे वैक्सीन चलाई गई है जो पेशेंट के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहती है इस टाइम पीरियड में। तो चलिए अब बात करते हैं, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया है तो अब बात करते हैं क्या, मेनली किसको आपको अवॉइड करना है, डेथ को अवॉइड करना है। तो डेथ हो किस लिए रही है, डिहाइड्रेशन की वजह से, एक्सेसिव डायरिया की वजह से, ठीक है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी की वजह से। तो आप क्या करोगे, सेफ वाटर एंड सप्लाई ऑफ सैनिटेशन का आपको सबसे जल्दी फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए। सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन अपना फर्स्ट आंसर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें डेथ को प्रिवेंट करना है। तो डेथ कैसे हो भाई, डेथ हो क्यों रही है, बॉडी डिहाइड्रेशन में जा रही है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है, फिर डेथ हो रही है ना। तो अगर अपन सेफ वाटर प्रोवाइड करवाएंगे और प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन कराएंगे, क्योंकि फेल कैसे रहा है, फीको ओरल रूट से फैलता है, इसलिए ये सारे हमें अप्रोचेस काम में लेने होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं 2-4 जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। एमसीक्यूज है कि आप डिसइंफेक्शन कैसे करोगे, भाई डिसइंफेक्शन कैसे करोगे आप, लाइक जैसे यूज की गई थिंग्स वगैरह आएगा, इनका डिसइंफेक्शन कैसे करोगे, तो ब्लीचिंग पाउडर से कर सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर में साथ साथ में क्या रहेगा, 33% क्लोरीन। क्रीजोल से कर सकते हो। डिसइंफेक्शन करना किसको है, जैसे पेशेंट के स्टूल को, वोमिट को, क्लॉथ्स को, ठीक है, आइटम्स जो पेशेंट यूज कर रहा है उन सभी को डिसइंफेक्शन के लिए क्या करोगे, ब्लीचिंग पाउडर से कर सकते हो, साथ साथ में क्रीजोल से आप इसको डिसइंफेक्शन कर सकते हो। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक आपको वर्ड बताया गया है, प्राइमरी कीमोप्रोफाइलेक्सिस। तो कोलेरा के अंदर कीमोप्रोफाइलेक्सिस अपन क्या देते हैं, तो यहाँ पे कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ चॉइस क्या रहेगी, टेट्रासाइक्लिन। ये एमसीक्यू बहुत बार बना हुआ है, ध्यान में रखना। बाकी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी अपन ओआरएस वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं पेशेंट को। तो ये कुछ बात थी मोटा मोटी अपने कोलेरा को लेके, खूब सारे एमसीक्यूज अपने इससे बनते हैं, तो आप इन सबको ध्यान में रखना। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कोलेरा टॉपिक, ठीक है। और मैंने आपको ड्रग के बारे में बताया इसके कि भाई आप ड्रग क्या दोगे, डॉक्सीसाइक्लिन दोगे एडल्ट को, और एजिथ्रोमाइसिन दोगे बच्चे को और प्रेग्नेंट लेडी को। ये तो तब दोगे जब कोलेरा हो चुका है, बट आपको प्रोफाइलेक्सिकली यूज में लेना है तो आप क्या दोगे, टेट्रासाइक्लिन। बाकी किस प्रकार से होता है ये सभी मैंने आपको पढ़ा दिया है।